विद्यार्थी, इससे पहले आपको बहुलकों की वर्गीकरण के 6 भाग, वर्गीकरण के 6 आधार थे, जिसमें से 2 आधार आपको बताए थे। पहले ये आधार था स्रोत के आधार पे वर्गीकरण, जिसमें 3 प्रकार थे: प्राकृतिक बहुलक, अर्धसंश्लेषित बहुलक और संश्लेषित बहुलक। इसके बाद में वर्गीकरण का दूसरा आधार था एकलकों के आधार पे, उसके 2 प्रकार थे: समबहुलक और सहबहुलक। इसके बाद में वर्गीकरण का अगला जो आधार है वो है सी। तीसरा आधार जो कि बहुलीकरण के प्रकार, बहुलीकरण के प्रकार के आधार पर इसमें 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार में पहला है योगात्मक बहुलक। योगात्मक बहुलक नाम से स्पष्ट है, इसमें योग होता है, इसलिए इनका नाम योगात्मक बहुलक है। परिभाषा इस प्रकार से होगी कि वे बहुलक जो एकलक इकाइयों के परस्पर योग द्वारा बनते हैं, वे बहुलक जो एकलक इकाइयों के परस्पर योग द्वारा बनते हैं योगात्मक बहुलक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पॉलीथीन, पीवीसी, पीएन और पॉलीस्टाइरीन, ये इसके उदाहरण हैं। इसमें इनकी खास बात है कि इसमें एकलक इकाई है, उसमें डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड होता है तो उसकी वजह से इसमें परस्पर योग होता है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लूं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इसकी एकलक इकाई है एथीन, इसमें आप देखेंगे डबल बॉन्ड है, तो इसकी पहचान है एकलक इकाई में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जैसे इसमें n इकाइयां एथीन की लेते हैं, बहुलीकरण होगा तो इसमें ये बन गया पॉलीथीन। तो इसमें बहुत सारी एकलक इकाइयां हैं, उसमें पाइबंध के टूटने से आपस में जुड़ेंगी और उसमें परस्पर योग होगा। इसी प्रकार से पीवीसी की बात करें तो पीवीसी में भी इसी प्रकार से डबल बॉन्ड, ये Cl, ये वाइनिल क्लोराइड है, वाइनिल क्लोराइड ये एकलक इकाई है, और इसी प्रकार से बहुलीकरण होगा इन इकाइयों का। तो इसमें ये बनेगा पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी बन जाएगा। इसमें भी एकलक इकाइयों में परस्पर योग होगा। पहचान इसकी है कि इसमें एकलक इकाइयों में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसे ही पीएन का होगा, पीएन में ये एकलक इकाई है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CN, इसका नाम है एक्रिलोनाइट्राइल। इसमें भी ऐसे ही इसी की तरह योग होगा परस्पर, डबल बॉन्ड इसकी पहचान है। इसी प्रकार से पॉलीस्टाइरीन में स्टाइरीन एकलक इकाई देखें तो वो इस प्रकार से, ये स्टाइरीन एकलक इकाई है, इसमें भी इसी प्रकार से n इकाइयां जुड़ेंगी और योग होगा, तो इसलिए इनका नाम है योगात्मक बहुलक। अगले प्रकार के हैं नंबर 2। अगले दूसरा प्रकार है वो संघनन बहुलक। संघनन बहुलक, संघनन बहुलक, तो इसकी बात करें तो इस प्रकार से होगी परिभाषा: वे बहुलक जो एकलक इकाइयों के जुड़ने से सरल अणु के रूप में H2NH3 या ROH बाहर निकलता हो, लेकिन इसमें सामान्यतः H2 बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से आप समझें कि वे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयों के जुड़ने से सरल अणु के रूप में H2 बाहर निकलता हो, ऐसे बहुलक कहलाते हैं संघनन बहुलक। इसकी पहचान क्या है वो भी आपको बताएंगे। उदाहरण इस प्रकार से है कि इसका उदाहरण एक तो है टेरिलीन और एक उदाहरण है नाइलॉन 66, टेरिलीन और एक उदाहरण है नाइलॉन 66। और भी उदाहरण है इसके बेकेलाइट वगैरह, इनमें संघनन होता है। जैसे इसका उदाहरण अपन देखें तो सबसे पहले टेरिलीन का उदाहरण देखें। टेरिलीन तो इसके
तीन नाम है, टेरिलिन भी कहते हैं इसको, पोलिएस्टर भी कहते हैं, और इसका एक तीसरा नाम और डेक्रोन भी कहते हैं। ये एक धागा है जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं। ये एक बहुलक है। तो इसमें एकलक इकाइयां दो होती हैं और इनकी एकलक इकाइयों की पहचान है, ये एकलक इकाइयां द्विक्रियात्मक समूह या त्रिक्रियात्मक समूह वाली होती हैं। इसमें या दो क्रियात्मक, जैसे उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड था, उसी प्रकार से इसमें क्रियात्मक समूह है या दो या तीन होते हैं। जैसे आपको इसमें ये देखें, इसका उदाहरण, ये इसमें एकलक इकाई है जिसका नाम है टर्थेलिकमल, इसका नाम है टर्थेलिकमल, और ये इसमें एन इकाइयां हैं टर्थेलिकमल। और इसी प्रकार से ये अगली इकाई है, इसमें ये एथिलीन ग्लाइकोल है, ये है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल एन इसकी। ये दो एकलक इकाइयां हैं। तो इसमें ये जो है इसमें क्रियात्मक समूह, इसमें भी दो हैं, इसमें भी क्रियात्मक समूह दो हैं। ये एकांतर क्रम में जुड़ेंगे, एक के बाद एक जुड़ेंगे, एक बार ये जुड़ेगी, एक बार ये जुड़ेगी, और इसमें H2 बाहर निकलेगा ऐसे, और इसमें से यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से इसमें से H निकलेगा, और इस प्रकार से इसका बहुलीकरण होगा। बहुलीकरण होगा तो इसमें ये OC और ये बंद, और इसके बाद में ये C+O और ये CH2, ये CH2 और ये O और ये होलैन, और इसमें N जल के अणु बाहर निकलेगा, और ये बन गया इसमें टेरिलिन या पोलिएस्टर या डेक्रोन। तो इसमें ये एन जल के बाहर निकलते हैं, इसलिए संघनन बहुलक हो गया। तो इसके तीन नाम है, टेरिलिन, पोलिएस्टर और डेक्रोन। इस प्रकार से दो ही एकलक इकाइयां टर्थेलिकमल, एथिलीन ग्लाइकोल, इसके बहुलीकरण से ही बनता है। दूसरा इसमें आ जाता है नंबर नायलॉन 66, इसके बारे में और पढ़ें तो इसकी अगला उदाहरण इसमें है नायलॉन 66। नायलॉन 66 की बात करें तो ये भी इसमें दो एकलक इकाइयां हैं। वो कैसे हैं वो आपको समझने होंगे। इसमें देखें, इसमें एक एकलक इकाई तो ये है एडेपिकमल, जिसमें दो क्रियात्मक समूह, ये है एडेपिकमल, इसका नाम है एडेपिक अम्ल, और दूसरा है हेक्सामेथिलीन डायमीन। इस प्रकार से NHCH2 का होल 6NH, ये हेक्सामेथिलीन डायमीन, हेक्सामेथिलीन डायमीन, और इनका बहुलीकरण होता है। बहुलीकरण कैसे होता है, इसमें से H2 बाहर निकलता है और इसमें से H बाहर निकलता है, इसका OH बाहर निकलता है, और इस प्रकार से बहुलीकरण होता है। तो इसमें OCCH2 का होल 4 और ये CO और ये NH और ये CH2 का होल 6 और ये NH, और इस प्रकार से इसमें N जल के अणु बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से ये बन गया इसमें नायलॉन 66, नायलॉन 66। इस प्रकार से इसमें भी जल का अणु बाहर निकलता है। इसमें शब्द कैसे बना है ये और समझ लें। इसमें जैसे नायलॉन शब्द तो दो शहरों के नाम से है, NY और LON। NY से मतलब न्यूयॉर्क, और यहाँ पे LON से मतलब लंदन। सबसे पहले इससे जो वस्त्र बने थे दो शहरों में बेचे गए थे, न्यूयॉर्क और लंदन, इसी नाम से इसका नाम पड़ा है नायलॉन। रही बात आगे 66 की बात करें तो इसमें कार्बन की संख्या 6 है, इसमें भी कार्बन की संख्या 6 है, दोनों एकलक इकाइयों में कार्बन की संख्या 6 है, इस वजह से इसका नाम पड़ा है नायलॉन 66। ध्यान दें एक बार फिर से कि इसमें ये दो शहरों के नाम से NY न्यूयॉर्क और LON लंदन, इन दो शहरों के नाम से ये पड़ा है नायलॉन। और 6 इसलिए रखा गया है कि 6 कार्बन इसमें है और 6 कार्बन इसमें। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण की बात थी। तो ये वर्गीकरण C था जिसका नाम था बहुलीकरण के प्रकार के आधार पर। अगला है D, वो है संरचना के आधार, संरचना के आधार पर ये वर्गीकरण।
इस आधार पे दो प्रकार हैं। दो प्रकार कैसे हैं? पहला प्रकार है रेखिक बहुलक। रेखिक बहुलक कैसे है? इसकी संरचना को भी आपको थोड़ा सा देखो। इसमें एकलक इकाइयां हैं, वो ऐसे जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाती है। ये दूसरी श्रृंखला बनती है जो इसके ऊपर व्यवस्थित हो जाती है। ये भी इसके ऊपर ऐसे एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर के एक ये इस प्रकार की संरचना बनती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एकलक इकाइयां जुड़ करके लंबी श्रृंखला बनाती हैं। वो श्रृंखलाएं एक दूसरे पर जमा होकर के एक सुव्यवस्थित संरचना बनाती है। और सुव्यवस्थित संरचना बनने की वजह से इनके तीन गुणों पे प्रभाव पड़ता है। एक तो घनत्व पर, एक गलनांक पर और एक तनन सामर्थ्य पर। तनन सामर्थ्य पर तो तीन गुण हैं। तो सुव्यवस्थित संरचना की वजह से इसकी घनत्व भी अधिक होते हैं, गलनांक भी अधिक होते हैं और तनन सामर्थ्य भी अधिक होते हैं। इसका उदाहरण है HDPE। पॉलीथीन दो प्रकार की होती है, एक तो उच्च घनत्व पॉलीथीन, एक निम्न घनत्व पॉलीथीन। ये है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इस शॉर्ट नाम है, इसको नाम देते हैं उच्च घनत्व पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये इसका उदाहरण है। इसके अलावा इसमें इसके उदाहरण में जैसे नायलॉन, अभी से पढ़ा था आपने, नायलॉन 66 है, टेरिलीन है, ये इसके उदाहरण है। इसके अलावा नंबर 2 है साखित श्रृंखला बहुलक। साखित श्रृंखला बहुलक, साखित श्रृंखला बहुलक अगला जो है दूसरे प्रकार का है। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, एकलक इकाई होगी मुख्य, वो जुड़ करके मुख्य श्रृंखला बनाएगी। इस मुख्य श्रृंखला से अनेक पार्श्व श्रृंखलाएं निकली होती है। इस प्रकार से ये इस प्रकार की संरचना होती है झाड़ीनुमा। कहने का मतलब इसमें एक मुख्य श्रृंखला होती है, फिर उससे अनेक पार्श्व श्रृंखलाएं निकली होती है, जैसे झाड़ी में होती है। तो इस प्रकार से ये जो संरचना है ये सुव्यवस्थित नहीं होती है, इसमें अनेक शाखित जो है श्रृंखलाएं होती हैं। तो इस वजह से सुव्यवस्थित श्रृंखला जो है संरचना न होने की वजह से इसके तीन गुण, इसके घनत्व, इसके गलनांक, इसके तनन सामर्थ्य, तीनों गुण कम हो जाते हैं। इसके तो अधिक होते हैं, इसमें कम होते हैं। इसके उदाहरण जो है वो इस प्रकार से है LDPE। ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन थी, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन है, निम्न घनत्व पॉलीथीन है। इसके अलावा इसके उदाहरण में आप देखेंगे तो एक है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन जो कि स्टार्च की संरचना का एक भाग है, और एक है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इस प्रकार से ये दो प्रकार हुए संरचना के आधार पे, एक रैखिक बहुलक, एक साखित श्रृंखला बहुलक। उसके बाद में तीसरा एक प्रकार और बच जाता है, वो है त्रियक बदजाल बहुलक। एक उदाहरण, एक तीसरा प्रकार और है संरचना के आधार पे, वो है त्रियक बदजाल बहुलक। ये तीसरा उदाहरण है, एक तीसरा प्रकार है जिसमें पहला प्रकार था रैखिक बहुलक, दूसरा था साखित श्रृंखला बहुलक और ये तीसरा प्रकार है त्रियक बदजाल बहुलक। इसकी बात करें तो इसमें जो श्रृंखलाएं, लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, उन श्रृंखलाएं ये इस प्रकार से श्रृंखलाएं हो गई इसमें लंबी, और इन लंबी श्रृंखलाओं के बीच में ऐसे त्रियक बंध पाए जाते हैं, क्रॉस बंध जिसको बोलते हैं। ये ऐसे क्रॉस बंध पाए जाते हैं, त्रियक या क्रॉस बंध। और क्रॉस बंध ऐसे बन करके एक जालनुमा संरचना बन जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं त्रियक बदजाल बहुलक। तो इस बहुलक में लंबी श्रृंखलाओं के बीच में त्रियक बंध पाए या क्रॉस बंध पाए जाते हैं, और क्रॉस बंध की वजह से ये बहुलक कठोर, इसके अलावा दृढ़ व भंगुर प्रकृति के होते हैं। क्रॉस बंध जो पाए जाते हैं इनकी वजह से ये बहुलक कठोर, दृढ़ व भंगुर प्रकृति के होते हैं। इसका उदाहरण जो है, एक तो है वल्कनीकृत रबड़। जो प्राकृतिक रबड़ है उसमें सल्फर मिलाने के बाद में गर्म करने पर जो वल्कनीकरण करते हैं तो उससे बन जाता है वल्कनीकृत रबड़, उसमें सल्फर के क्रॉस बंध बन जाते हैं। तो इसका उदाहरण है एक तो
वल्कनीकृत रबड़। इसके अलावा इसका एक अन्य उदाहरण है बेकेलाइट। इसके अलावा इसमें उदाहरण है मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो ये वर्गीकरण था संरचना के आधार पे। 3 प्रकार हो गए, रैखिक बहुलक, शाखित श्रृंखला बहुलक और त्रियकबद्ध जाल बहुलक। तो ये वर्गीकरण के आपके 4 आधार हो गए। पहला था स्रोत के आधार पे, दूसरा था एकलकों के प्रकार एकलकों के आधार पे, तीसरा था बहुलीकरण के प्रकार के आधार पे और ये चौथा वर्गीकरण था संरचना के आधार पे।